हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे क्लास 10th का 5th चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और उसमें हमने दो क्लासिफिकेशंस अभी तक देख लिए हैं, डॉबर्नियर का और फिर न्यूलैंड ऑक्टेव का। डॉबर्नियर का हमने देखा था 3-3 के ट्राइड में उन्होंने क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को, और न्यूलैंड ऑक्टेव ने ये बताया था कि एवरी 8th एलिमेंट हैज़ अ प्रॉपर्टी वेरी मच सिमिलर टू द फर्स्ट वन, इसलिए उसका नाम न्यूलैंड ऑक्टेव पड़ा था। और उसके बाद आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों जो है बहुत पुराने थे और इनके बहुत सारे लिमिटेशंस थे, तो इन दोनों को तो हम ऑलमोस्ट ना के बराबर कंसिडर करते हैं, बट इट्स अ हिस्ट्री, इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है कि कहाँ से पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू हुआ, इसलिए हमने इसको पढ़ा। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से जो है काफ़ी कुछ कंक्लूशंस निकल करके आए थे। तो आइए इस क्लासिफिकेशन को हम समझते हैं। तो एक रशियन साइंटिस्ट थे इवानोविक मेंडलीव, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। यहाँ पे मैंने डिटेल्स लिख करके रखा है। एक रशियन साइंटिस्ट थे डिमिट्री इवानोविक मेंडलीव, इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको डॉबर्नियर और न्यूलैंड में भी बताया था कि किन बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुआ था, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इनके अरेंजमेंट का बेसिस क्या था। तो इनके अरेंजमेंट का बेसिस था फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, देयर एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली ये भी जो है अपना पूरा फोकस एटॉमिक मास पे रखे थे, बट इन्होंने कुछ अलग किया था दोनों से। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या किया, एक पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है, जिसमें 8 कॉलम्स थे, 8 ग्रुप्स थे। ठीक है, ग्रुप्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस। ठीक है, और 6 पीरियड थे। तो आप याद रखिएगा, ये वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पीरियड। तो 8 ग्रुप और 6 पीरियड थे, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से 5 हुआ, ये 6। इस तरीके से एक पीरियोडिक टेबल इन्होंने अपना बनाया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, उस समय आई थिंक 63 एलिमेंट्स उस समय प्रेजेंट थे, नोन थे। ठीक है, प्रेजेंट तो बहुत सारे थे, बट नोन लोगों को पता था सिर्फ 63 एलिमेंट्स के बारे में। तो इन 63 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया। क्यों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ? क्योंकि ये दो जो एलिमेंट है बहुत रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत ही आसानी से हर एक ऑलमोस्ट एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो इनर टाइप का है उसको छोड़ करके। इवन आप देखेंगे कि चांदी को भी कुछ दिन ऐसा ही रख दो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि नॉर्मली एयर में, तो वो काला हो जाता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दे। तो इन्होंने क्या किया, वही काम किया। इन्होंने हर एक एलिमेंट को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और बहुत सारे हाइड्राइड्स बनाए। हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड्स और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाया। ठीक है, तो एलिमेंट के हाइड्राइड्स बनाए और ऑक्साइड्स बनाए, और उनके बेसिस पे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद और उनके एटॉमिक मास को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये टेबल कंक्लूड किया। ठीक है, तो उस टेबल के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो ये जो है बेसिक पॉइंट्स है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा आपने? आगे बढ़े, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। ओके, तो ये आपके सामने मैंने बना दिया है वो टेबल जिसमें अरेंज किया गया था एलिमेंट्स को मेंडलीव के द्वारा। तो इसमें देखेंगे ये मैंने 8 ग्रुप्स बनाए हैं और ये पीरियड है। सो दिस इज पीरियड 1, दिस इज पीरियड 2 3 4 5 6। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि मेंडलीव ने क्या किया था, एलिमेंट्स को 2 सब ग्रुप में बांटा था, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। यही चीज जब मैं आपको पूरा याद करवाऊंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तब भी ये बात करूंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को 2 सब ग्रुप में बांटा था, दैट इज सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ए बी लिखा है, वही चीज है, सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स है, ये सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन था, ठीक है, सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, नियॉन के बारे में उस समय नहीं पता था, क्योंकि इनर्ट गैस किसी के बारे में पता नहीं था उस समय, क्योंकि वो काफी इनर्ट होता है। ठीक है, रिएक्ट ही नहीं करता किसी चीज से, जब रिएक्ट ही नहीं करता तो हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं था उस समय। अब हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है, इसलिए हम इतने सारे एलिमेंट्स को जान सके हैं। और अभी भी वो पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ डिस्कवरी, डिस्कवरी हमेशा होता रहता है, कोई उसमें दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये जो टेबल है वो याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपके एनसीईआरटी के बुक में है, तो मैं आपको थोड़ा सा बस दिखा देना चाहता था कि इस तरीके से इन्होंने टेबल को फॉर्म किया था। लास्ट में इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा था। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं है इन एलिमेंट्स के बारे में सारा कुछ हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जानेंगे, क्योंकि आज की डेट में जो हम पढ़ते हैं वो कौन सा टेबल है, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोजले ने दिया था उसे। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो बस ये टेबल आप याद रखिए, ये सारे एलिमेंट्स के बारे में, ये तो अभी भी वैसा ही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसके काफ़ी अचीवमेंट्स भी थे। ठीक है, मेंडलीफ के इन क्लासिफिकेशन के कुछ अचीवमेंट भी थे और काफ़ी कुछ लिमिटेशंस भी थे। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल जब याद करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा सीक्वेंस कैसे याद करना है। तो ये अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, ये ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, मैंने बोला था ना कि हर एक एलिमेंट को इन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया था और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया था। इसलिए मैंने वहां पे 3 पॉइंट्स लिखे थे, फंडामेंटल, देन मास एंड देन, और उसके बाद हमने एक पॉइंट और लिखा था। क्या लिखा था वो पॉइंट? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये 3 चीजें थी। तो इनका रिएक्शन हुआ तो देख लीजिए किस टाइप के एलिमेंट्स बनाते हैं। आर, ये जो डिनोट कर रहा हूं मैं, आर 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 मीन्स दिस एलिमेंट्स। ठीक है, तो जैसे कि ये H है तो H2O। ठीक है, R2O मीन्स H2O, Li2O, Na2O, K2O, इस टाइप के एलिमेंट बनाते हैं। Cu2O। ठीक है, यहां पे है जैसे RO2 तो CO2, SiO2, GeO2, TiO2, SnO2। ठीक है, और वैसे ये हाइड्रेट्स के साथ फॉर्मेशन है, जैसे ये RH यानी HH यानी H2, LiH, NaH, KH, लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था, अब नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो ये कुछ अचीवमेंट्स थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। तो सबसे पहला अचीवमेंट ये था उनका कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास कम था, ठीक है, उनको पीछे रखा और जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था उसको आगे रखा। केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे वो सही था। ठीक है, अगर उन्होंने सिर्फ एटॉमिक मास के बेसिस पे ये डिस्ट्रीब्यूशन किया होता तो जिनका एटॉमिक मास कम है वो पहले आते और जिनका ज्यादा है वो धीरे धीरे पीछे जाते। लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ एक्सेप्शंस को परमिट किया। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है जैसे कि कोबाल्ट को इन्होंने निकल से पहले रखा, जबकि निकल का जो मास होता है वो कम होता है, कोबाल्ट का मास ज्यादा होता है। ठीक है, वैसे ही इन्होंने वेनेडियम को पहले रखा क्रोमियम से। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे जिन पे इन्होंने वर्क किया और ये पता लगाया कि भले ही इनका एटॉमिक मास थोड़ा ज्यादा है लेकिन बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज इनको आगे आने चाहिए। तो ये इनका पहला अचीवमेंट था। ठीक है, दूसरा अचीवमेंट देखिए क्या बोलता है कि इन्होंने अपने इस पीरियोडिक टेबल में कुछ जगहों को खाली छोड़ा और इस पॉसिबिलिटी को इन्होंने डेवलप किया और ये बताया कि जी हाँ, अभी हम जितने एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं हो सकता है फ्यूचर में हम कुछ और भी एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे जो अभी डिस्कवर नहीं हो सका है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट, लेफ्ट सम गैप एंड प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ठीक है, कोई भी साइंटिस्ट अपनी कमियों को बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एटलीस्ट
जो पुराने सिनेरियो के साइंटिस्ट थे और अभी भी आज की डेट में भी उनका जो मेंटालिटी होता है कुछ वैसा ही होता है। जो मैंने डिस्कवर कर दिया यही सच है और यही सच है। लेकिन ये अपने दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, अभी तक जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए हैं और ये जो मैंने पीरियड बनाया है इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं। इन्होंने बोला कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके लिए मैं जगह खाली छोड़ रहा हूँ, वहाँ पे वो बाद में आकर के एडजस्ट हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा इनका अचीवमेंट था। तीसरा पॉइंट ये इनका अचीवमेंट था कि उस समय नोबल गैस, आप इनका जो टेबल है जो हमने अभी बनाया उसमें देखेंगे कि नोबल गैस कहीं भी नहीं था। तो नोबल गैस का जो डिस्कवरी है वो अभी हुआ, ठीक है, अभी यानी कि अभी आजकल में नहीं हुआ, काफ़ी समय हो गया, लेकिन मेंडलीफ के बाद में हुआ। तो जो नोबल गैसेस थे उसको मैं एज इट इज़ रख सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ इस पीरियोडिक टेबल में विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। जो इनका अरेंजमेंट है एलिमेंट का वो डिस्टर्ब नहीं होगा अगर नोबल गैसेस को अगर मैं वहाँ पे उठा करके रख देता हूँ तो ये इनका तीसरा अचीवमेंट था। तो ये एक नोट्स के लिए आप लिख सकते हैं, तीनों पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए ठीक है, तो अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इनके लिमिटेशंस क्या थे? तो जो सबसे पहला लिमिटेशन ये था कि जो हाइड्रोजन की ये प्लेसिंग कर रहे थे उसके लिए ये श्योर नहीं थे, ठीक है, कभी लास्ट ग्रुप में कभी फर्स्ट ग्रुप में। तो हाइड्रोजन की प्लेसिंग के लिए ये 100% कॉन्फिडेंट नहीं थे, उसके पोजीशन को ये इंटरचेंज कर रहे थे बार बार। तो ये सबसे पहला लिमिटेशंस था। तो ये हम लिख सकते हैं नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने के बाद भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं हाइड्रोजन के प्लेसिंग के लिए, ठीक है। इसीलिए जब हिंदी में आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड आवारा तत्व, तत्व फॉर एलिमेंट। आवारा मतलब आप सभी जानते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम ऐसा दिया गया क्योंकि ये लास्ट ग्रुप में भी आपका फ्लोरीन क्लोरीन वाली ग्रुप में भी एडजस्ट हो जाता है और फर्स्ट ग्रुप में भी एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। तो सेकंड इसका लिमिटेशन, आप अभी तो फर्दर क्लास 9 पढ़ करके आए हैं तो काफ़ी कुछ जानते हैं आइसोटोप्स के बारे में। तो इनके पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स का कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं था। ऑल्दो आइसोटोप्स होते हैं और उनके एटॉमिक मास भी अलग अलग होते हैं, लेकिन आइसोटोप के लिए इनके पीरियोडिक टेबल में कोई स्पेसिफाइड लोकेशन नहीं था, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का लिमिटेशन ही है। तो हम कह सकते हैं नो प्लेस फॉर आइसोटोप। ये सेकंड लिमिटेशन हो गया। थर्ड लिमिटेशन ये था कि ऑल्दो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड ऑन एटॉमिक मास था, लेकिन कई जगह पे हमने तो देखा कि एटॉमिक मास क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। कई जगहों पे ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स पहले आ जा रहे हैं, कई जगहों पे थे, ठीक है। इनका आप जब चेक करेंगे टेबल तो आपको कई जगहों पे मिलेगा। 2 एग्जांपल तो मैंने ही दे दिया, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक masses, दिस इज लिमिटेशन। सो वी कैन से नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मास। तो ये इनके 3 लिमिटेशंस थे। तो ये पूरा हमने अब कवर अप कर लिया है मेंडलीव के बारे में। मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था उसके बारे में हमने जान लिया। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसका थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट इसी वीडियो में हम करेंगे और उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल बनाना है मैं आपको पूरा का पूरा बनाना सिखाऊंगा, याद कराना सिखाऊंगा। पूरा आपको पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही केमिस्ट्री का बेस होता है। तो कई लोग बोलते हैं ना कि पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो आपको केमिस्ट्री का कुछ नहीं आता। सच है ये बात, ठीक है। अगर आपको केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल याद नहीं है
तो आप बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। क्लास 11 के कुछ चीज़ें और क्लास 12 के कुछ चीज़ें, ठीक है। और अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगा तो फिर 11th और 12th की केमिस्ट्री बस आप रट्टा ही मार सकते हो और आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा, ठीक है। तो वो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसे आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं विथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो 1913 में हेनरी मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट दिया था, बहुत अच्छी तरीके से मॉडिफाई किया था पीरियोडिक टेबल को, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट को, और उसी अरेंजमेंट को हम आज भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो सबसे वेरी मोस्ट वीआईपी पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं कि इनका जो अरेंजमेंट था वो बाकियों के अरेंजमेंट से थोड़ा सा अलग था, थोड़ा नहीं काफी अलग था, ठीक है। क्योंकि इनका अरेंजमेंट था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। बाकियों का आपने देखा अरेंजमेंट किसके बेसिस पे था, एटॉमिक मास के बेसिस पे, लेकिन हेनरी मोज़ले ने जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को किया वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर किया। उन्होंने बोला कि एटॉमिक मास से ज़्यादा बेटर जो बेस होगा इन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट का वो होगा इनका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हमको तो पता है, क्या पता है, अगर एक्स से मैं किसी एलिमेंट को डिनोट करूं तो एक्स जेड ए, ये आपने देखा होगा नोटेशन क्लास 9 की केमिस्ट्री में। Z क्या होता था, एटॉमिक नंबर, नीचे लिखते हैं, और A क्या होता है, एटॉमिक मास, ठीक है। याद होगा आपको ये सारी चीजें, आई थिंक क्लास 9th में करना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। और इसी में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट भी क्लास 9 से आप पढ़ करके आ रहे हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा मैं छोटा सा आपका रिवीजन करा दूं। एटॉमिक नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और अगर कोई एलिमेंट न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन है उसमें उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो Z की बात करेंगे यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे न्यूट्रल एलिमेंट के लिए, न्यूट्रल एटम के लिए, ठीक है। वही बात कर ले एटॉमिक मास की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। पूरा का पूरा मास जो किसकी वजह से होता है, न्यूट्रॉन की वजह से होता है। तो सिंपली अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको निकालना होता था तो हम क्या करते थे, A माइनस जेड, ठीक है। यहां पे क्या क्या है, यहां पे है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को माइनस कर दो तो सिर्फ न्यूट्रॉन बचेगा, यानी A माइनस जेड करोगे यानी P प्लस N माइनस P, ये A था ये Z था, तो A माइनस जेड किए यानी P प्लस N माइनस P, तो P से P कट गया, क्या बचा, N, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, ओके। चलिए ये अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो ये नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा और मैं डिटेल आपको बताता हूं। चलिए ठीक है, हो गया होगा। तो अब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो अरेंजमेंट था वो क्या था, तो उन्होंने 18 ग्रुप्स में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। मैंने बताया था जो वर्टिकल लाइन है उनको क्या कहते हैं, ग्रुप्स। तो आपको कितने ग्रुप मिलेंगे, 18 ग्रुप, 18 ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, पीरियड। तो आपको 7 पीरियड मिलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स, ठीक है। तो ग्रुप्स में आप देखेंगे जैसे कि पहला ग्रुप, याद करने का तरीका है, लीना करे रब से फरियाद, ठीक है। हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम। तो यहां पे आप देखेंगे कि हर एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन होता है वो होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होता है, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस यानी कि आउटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसी को वैलेंस शेल भी कहते हैं, ठीक है। वहीं बात कर दे पीरियड की, तो पीरियड का जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड ऑन शेल होता है, ठीक है। तो शेल के बारे में भी जानकारी आपको है, के, एल, एम, एन, और एक एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो भी रूल आपको पता है, 2n²। n की वैल्यू k के लिए 1 होता है, l के लिए 2 होता है, m के लिए 3 होता है, n के लिए 4 होता है। तो k में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 1 का स्क्वायर इंटू 2, 2। l में मैक्सिमम कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ये 8, ये 18, फिर 18, फिर 32 एंड सो ऑन। तो ये हमने एक अरेंजमेंट भी क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। तो इन छोटी छोटी पॉइंट्स को आपको याद करना पड़ेगा अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आप सिर्फ एक अभी फोटो देखेंगे, ठीक है, उनका एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, लेकिन क्लास 11th में जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर हो जाएगा। और फर्दर अगर आप केमिस्ट्री को परस्यू करते हैं अपने हायर स्टडीज़ में, बहुत इंटरेस्टिंग होता है केमिस्ट्री, मैं सच में बता दूं आपको, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है हायर स्टैंडर्ड की केमिस्ट्रीज, ठीक है। बहुत आसान होता है, जो रटना जिनके प्रवृत्ति में है, जो रट रट करके आगे बढ़े हैं, उनकी तो बात ही अलग है। उनके लिए तो ये जी का जंजाल बन जाता है, कैसे केमिस्ट्री कितना याद करे, कितने फॉर्मूले, कितने रिएक्शंस, अलग अलग तरीके के, यहाँ पे ये हो जाता है, वहाँ पे वो हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप समझ करके चलेंगे शुरुआत से तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए केमिस्ट्री, आई बेट ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम हाजिर होंगे विद द प्रिपरेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाया जाता है और कैसे याद किया जाता है। हर एक एलिमेंट आपको मैं याद करवा दूंगा। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।